Hello guys, myself Divyanshu Dabi. वेलकम टू आवर चैनल इंट्यूशन बायोलॉजी नीट यूजी। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट 2020 का बायोलॉजी का पेपर। ओके, तो उसमें हमने 11th सेक्शन पूरा कर लिया था। 11th सेक्शन हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो चलिए चलते हैं हमारे 12th के बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ। हम वहाँ पे आपको नीट का पूरी तरीके से प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से वो नीट के क्वेश्चंस जो है वो हमारे जो एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है 12th की उसको साथ में लेके चलेंगे हम। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। इस टर्म्स हमारे पास में जो कॉपी नंबर जो डीएनए के कॉपी नंबर है कि कितने कॉपीज ऑफ डीएनए होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा हमारा, वो हमारा होता है ओरिसाइकल। ओरिसाइकल मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये आपको नीट जो एनसीईआरटी हमारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 199 पे मिल जाएगा। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर में आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि जैसे कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है वो एनसीईआरटी में पूरी क्लियर कट लाइन दिखी है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। लिंक्ड डीएनए जो रहता है कि कितने नंबर ऑफ कॉपी होगी डीएनए की, ये किस बात पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है नंबर ऑफ। जितनी ज़्यादा रिप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा उतना ज़्यादा ही उसका क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसका ओरिसाइकल होगा। ओके, उतनी ही ज़्यादा उसके नंबर ऑफ कॉपीज होगी। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है बीटी कोटन मेज द कॉलम दे रखा है। तो बीटी कोटन है, एडिनोसिन डाई अमीनेज दे रखा है, डिफिशियंसी, आरएनए इनहिबिट दे रखा है और पीसीआर दे रखा है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पर बीटी कोटन जो रहता है हमारा, बीटी कोटन जो रहता है वो क्या करता है, बेसिलस थ्यूरिनजाइएंसिस प्रोड्यूस करता है। तो बेसिलस थ्यूरिनजाइएंसिस प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास में देखो सिंपल सा दे रखा है बीटी कोटन का फोर्थ वाला आ जाएगा बेसिलस थ्यूरिनजाइएंसिस। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सी। ओके, आप एक से पता कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा 208 पेज पे मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी के। ओके, और बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो डी अमीनेज डिफिशियंसी जो ये है इसका हमारे पास में आ जाएगा सेल्यूलर जो आ जाएगा। इसका क्या काय में आता है, ये सेल्यूलर। और जैसे पीसीआर की बात करूँ तो पीसीआर क्या है, पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो हमारी किसी भी डिसीज के अंदर जो आरएनए डीएनए रहता है, किसी भी डिसीज के अंदर आरएनए डीएनए रहता है उसको उसके सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए रहती है। जैसे कोरोना में भी अभी हम पीसीआर का यूज़ कर रहे हैं, ट्रूनार्ड मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और वैसे ही एचआईवी के लिए भी हम इसको पीसीआर को यूज़ करते हैं। ओके, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली 2-3 ऑप्शन को भी देख के या एक ऑप्शन को देख के इस आंसर को आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ ना बीटी कॉटन से इस बार पूछे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए और फर्स्ट चैप्टर से तो आई थिंक आया ही नहीं है एक भी क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। ओके, तो रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेफरेंस में निकालना है। तो हमारे पास में जो नीट जो हमारी एनसीईआरटी है उसका जो पेज नंबर 152 है उसके ऊपर जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है उसके बारे में जो पूरा जो लिख रखा है ना उसी को इनने पूरा पेपर में छाप दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो इसी लाइन से दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। यही गलत हो गया है क्वेश्चन। देखो इस बार क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो ब्रॉड लेटर्स में दिए हुए हैं, डार्क कलर में दे रखे हैं। अधिकतर क्वेश्चन वहां से पूछे गए। तो जैसे आपको दिख रहा होगा एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है, एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है वो स्लो रहती है, क्विक नहीं होती है, क्विक नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी अगर हम तीनों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आया है यहाँ से कि जो मदर्स के अंदर, मदर्स से जो फीटर्स के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, जो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो हमारी जो रहती है वो रहती है IgA। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा इस वाली लाइन से दे रखा है। ओके, तो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में दे रखा है। तो कुछ नहीं है, सारे ऑप्शन यहीं से दिए। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ये पेज नंबर 152 पे आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया?
तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो रहता है वो हमारे दिया है मॉर्गन भाई साहब ने। मॉर्गन जो भाई साहब जो है उन्होंने हमारा ये दिया है, तो इसका आ जाएगा सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। और जो एक्सप्लेन जिसने किया था, एक्सप्लेन जो जिसने सब फर्स्ट बार जिसने बताया था वो सुडोन थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था। पर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आपको ये 83 पेज नंबर पे मिल जाएगा 5th चैप्टर में। तो वहां पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखो जो 11th से क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, मतलब लाइन की लाइन उठ के आ गई थी वो पूरी। पर जो 12th में जो अधिकतर क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन जो आए वो आए हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस। आपने अगर कुछ थ्योरी को अच्छे से अंदर ले रखा है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। ओके, तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन थे और थोड़ा सा ट्रिकी थे, आप छोड़ भी सकते थे इन क्वेश्चंस को ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो आपकी। ओके, पर जो इसका क्वेश्चंस का आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी को फुल प्रूफ पढ़ा है तो। इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम है हमारे पास में, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बता रखा है कि ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है भैया, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है वो कौन कर रहा है, और वो भी ट्रांसक्रिप्शन में। भाई ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसमें हमारा ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करता है डीएनए हेलिकेज। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डीएनए हेलिकेज इसीलिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज ही काम करता है हर जगह। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज जो है भैया वो इनिशिएशन करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो इनिशिएशन वो करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन वो करवाएगा तो उसका ओपनिंग भी वही करवाएगा ना, ठीक है। ओके, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू एसिस थ्रू फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ओके, तो ये क्वेश्चन जो आया है वो हमारा पेज नंबर 53 से आया है। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमारा पोर्शन है उससे आया है। इस क्वेश्चन अधिकतर इधर से ही, यहीं से ही बनते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लाइन लिखी हुई है कि दिस यूज फॉर सच ट्रांसफर टू एसिस दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। देखो पूरी की पूरी लाइन यहाँ से ऐसी की ऐसी उठ के आ गई है, पूरी की पूरी लाइन ये यहीं से ही आई है नीचे लास्ट वाली लाइन से। तो इसका हमारे पास में आ जाएगा, इसका हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जाइगोट इंटर फिलोपियन ट्रांसपोर्ट और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसमें हमारा एम्ब्रियो का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और अगर एम्ब्रियो बन गया है तो एम्ब्रियो में हम ट्रांसफर कर देते हैं उसको डायरेक्ट यूटेरस में। तो इसका जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। ओके, तो दोस्तों हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। हमको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो बताना है कि कौन सी है इसमें। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे मलेरिया दे दिया तो मलेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। ओके, और यहाँ पर कैंसर दे दिया तो कैंसर भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। उसके बाद में हमारे जो थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं वो सही है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आपको ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारा पूछा गया है 4th चैप्टर से पूछा गया है, पेज नंबर 63 पे मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो है हमारे पास में उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटिक हर्ब्स और क्लेमाइडियसिस, जेनेटिक वॉर्ट्स और ट्राइकोमोनासिस। जो ये डिसीज जो है ये हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसमें HIV भी आती है और हेपेटाइटिस बी भी आ जाती है। ओके, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो चूज द करेक्ट बताना है हमको कि इनमें से करेक्ट किसके सामने लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो, अगर हम सारे ऑप्शंस को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है न्यूक्लियस क्या दे रखा है, सेपरेट्स द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो ये तो बिल्कुल आने वाला है ही नहीं, सेपरेट नहीं करता हमारा न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद में एक्सोन्यूक्लियस जो है वो मेक सेल्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। तो देखो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं काटता, वो एंडोन्यूक्लियस काटता है। देखो आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमारा एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट्स द स्पेसिफिक पोर्शन विद इन द डीएनए। ओके, तो एंडोन्यूक्लियस करता है, एक्सोन्यूक्लियस जो रहता है वो बाहर के काटता है। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद लाइगेज जो रहता है वो जॉइंट्स द 2 डीएनए मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल सही है, जो लाइगेज जो रहता है वो ज्वाइन करके रखता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल को। आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा
कि लाइगेज जॉइंट फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, मतलब दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जॉइनिंग टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी से इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन जो है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ये आपको पेज नंबर 196 पे मिल जाएगी। और जो ये वाला डायग्राम जो है ये वाला आपको 197 पे मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा मैंने बताया ना आपको 12th के क्वेश्चन थोड़े कॉम्बिनेशन वाले हैं, एक स्पेसिफिक लाइन से नहीं पूछा गया है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप से। जबकि 11th के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो बिल्कुल लाइन की लाइन वैसी की वैसी दे दी थी उन्होंने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर से लिया गया है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूरेंकल एट। किस जगह हमारी जो ओव्यूल जो रहता है उसकी बॉडी रहती है वो किस जगह पे फ्यूज रहती है भैया, बताओ किस जगह पे फ्यूज रहेगी। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूरेंकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोरेंजियम जो रहता है हमारा ओव्यूल, उसके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर ये लाइन। और ये भी डार्क कलर में दी हुई है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही पूछेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, और कहाँ से पूछेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे में आपको एनसीईआरटी का पूरा फुल प्रूफ दे रहा हूँ। ये पेज नंबर आपको 25 पे मिल जाएगा। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, वापस से रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम पे आ गया। रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमको, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो देखो हमारे पास में दे रखा है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब जब रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम जो पढ़ रहे हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही काम आता है। ओके, उसके बाद में स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स को जोड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये ठीक है कि ये ज्वाइनिंग का काम करता है डीएनए को। ओके, पर यहाँ पर हमको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हमको रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम के बारे में बताना है। यहाँ पर जो जे दे रखा है ये डीएनए लाइगेज के बारे में दे रखा है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसी के लिए गलत हो जाएगा। वैसे चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, फिर भी सेकेंड वाला ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम के रिगार्ड्स में ये गलत ऑप्शन है। ओके, तो जैसे कि आपको ये वाला ऑप्शन जो मिल जाएगा कि ईच रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा लाइन, ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ओके, ये पूरी पूरी लाइन लिखी हुई है। और बाकी भी लाइन जो है पेंडम वाली है, पेंडम साइड वाली है, वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि जो ये डीएनए सीक्वेंस जो रहता है वो पेलिंडमिक साइट्स जो रहती है डीएनए की उस पर ही वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत आ जाएगा वो इस रिगार्ड में हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। तो इसका ये वाला आंसर सही आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना हमको, ये हमको पेज नंबर 196 पे मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंडल वाले चैप्टर से लिया हुआ है, चैप्टर 5th से लिया गया है। चैप्टर 5th के पेज नंबर 70 एनसीईआरटी नीट 12th की नीट की बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, उसके बाद में क्या पूछ रखा है, मेंडल्स कितने पेयर ऑफ सिलेक्ट किए थे, कितने पेयर्स ऑफ उसने हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज, कितनी पी प्लांट्स वेराइटीज ली गई थी। तो उसने भैया 14 आएगा इसका आंसर, 14 पी प्लांट वेराइटी ली थी। ओके, और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी के यहाँ पे कि मेंडल सिलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग स्पीस। ओके, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको इस आसानी से इसका क्वेश्चन तो आपने कर ही दिया होगा। ओके, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इवोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। इवोल्यूशन में भी क्या पूछा गया है कि फ्लिपिंग्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, फ्लिपिंग्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ये हमारा आ जाएगा कंजर्वेटिव इवोल्यूशन। ये भी डार्क कलर में बिल्कुल लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 131 पे एनसीईआरटी की। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही में होगा, ये हो जाएगा हमारा फ्लिपिंग्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था, कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा ऐसा घुमाने फिराने वाला। ओके, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके,
तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर यही वाला हुआ करता था। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, डिसीज थी, डिसीज के नाम याद करने क्या होता है। तो भाई आप आगे वाले डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिसीज के बारे में जानने की इच्छा है अगर आपकी, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, मेज द कॉलम पूछा गया कि टाइफाइड कैसे होगा। तो टाइफाइड जो होता है वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ओके, साल्मोनेला टाइफी से होता है। और आपने फिर वो कहानी भी पढ़ी होगी टाइफीमूरियम करके ने, एक लेडी थी, जो लेडी होती है वो सबको फैलाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइफाइड का आ जाएगा साल्मोनेला। उसके बाद में मलेरिया, मलेरिया तो भैया क्या बता दूँ, परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को। ओके, मलेरिया ने, तो उससे बहुत सारी डेथ भी होती है। आपको आसान लग रहा होगा कि कुछ नहीं है मलेरिया, पर मलेरिया से भी बहुत डेथ होती है। ओके, तो मलेरिया भी एक बहुत जानलेवा बीमारी है, एक तरीके से भाई मच्छर से फैलती है। किससे फैलती है, कौन सा मच्छर, कौन सा मॉस्किटो, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलती है। तो हमारा मलेरिया जो है उसका जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है, और जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जो हमारा हेल्थ वाला चैप्टर है पेज नंबर 146 और पेज नंबर 147 पे है। और कुछ नहीं, आपको एक आंसर को कर दोगे आप तो इसका बाकी सारा लगाना आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे पास में टाइफॉइड का आ गया, हमारा टाइफॉइड का आ गया, साल्मोनेला के ए का आ जाएगा 3 वाला, तो हमारे पास में ए का 3 फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th वाला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज कर सकता है, पर आपके आप सामने अगर एनसीईआरटी है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया को बोला हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हम देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। हम बात करेंगे अभी क्रोमोसोमल 11 की। ओके, फिर हम बात करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है? नहीं, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, ये एक एक्स लिंक्ड डिसीज है, एक्स लिंक्ड डिसीज है। ओके, हीमोफीलिया जो है वो एक एक्स लिंक्ड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड डिसीज है। ओके, तो ये भी इसका नहीं आएगा, क्योंकि रानी विक्टोरिया जो है उसने अपने बच्चों को बहुत सारों को ये डिसीज करी है, आगे ट्रांसमिट करी है। ओके, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि हीमोफीलिया तो इसका आएगा भी नहीं। ओके, फिर फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया का भी हम देख लेते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। तो यहाँ पर डोमिनेंट दे रखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो या तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो सारे एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास में आंसर बच जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, तो फर्स्ट वाला आंसर सही आ जाएगा। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और डीपली समझने की बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया जो होता है, बीटा थैलेसीमिया में हमारा कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11, क्योंकि यहाँ पे बीटा चेन अफेक्ट हो रही है। बीटा चेन कहाँ पे, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, इससे हमको पता चला कि बीटा चेन जो है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। समझ में आया इतना? अब मैं आपको बात करता हूँ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया है वो भी बीटा ग्लोबिन चेन है, उसी की ही डिसीज है। और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे लिख भी रखा है एनसीईआरटी में कि जो थैलेसीमिया है उसके अंदर बीटा जो चेन है वो बनना कम हो जाएगी, चेन बनना कम हो जाएगी। और जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें बन तो रही है पर वो सही नहीं बन रही, ठीक है ना, इसमें कम बन रही है थैलेसीमिया में, और सिकल सेल एनीमिया में गड़बड़ बन रही है। ओके, तो ये बीटा की डिसीज है। तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो इससे भी हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर जो 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो यहाँ से एनसीईआरटी जो इन क्वेश्चन जिनने बनाया है, क्वेश्चन पेपर जिनने बनाया उनको इस हिसाब से बनाया होगा कि भाई क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जीन है हमारे पास में, तो फिर ऐसा इस तरीके से। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एलिमिनेट करके कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो। मेरे को जहाँ तक अंदाज है एलिमिनेट करके करने वाला ज़्यादा आसान है। ओके, तो आप आई होप आपने ये अच्छे से किया होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा आसान है, इकोलॉजी वाले जो यूनिट्स है उससे लिया गया है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की पेज नंबर 227 पे कि ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास में आ जाता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे
नेटेलिटी, नेटेलिटी बर्थ रेट को बोलते हैं, और जो डेथ रेट है, नंबर ऑफ डेथ्स होती है जो, उसको बोलते हैं हम मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी। ओके, और उसके बाद में हमारे पास में अगला, ये दो हो गए, उसके बाद में अगला आता है, अगली जो अनादर एट्रीब्यूट जो है, अनादर एट्रीब्यूट वो है पॉपुलेशन की, वो क्या है, सेक्स रेशो, सेक्स रेशो उसका अनादर एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो नोट वाला है, तो स्पीसीज इंटरेक्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं उनको एलिमिनेट करके अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वाटर हाइसेंस जो है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको। तो टेरर ऑफ बंगाल जो है ये, और वाटर लिली जो है वो भाई काई से पोलिनेशन करेंगे, काई से पोलिनेशन करेंगे। क्लियर लाइन लिखी हुई है, वाटर हाइसेंथ एंड लिली जो है वो काई से करेंगे, इंसेक्ट और विंड से करेंगे, इंसेक्ट और विंड से करेंगे। पेज नंबर 29 पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। चलिए भाई साहब, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा अगला सवाल ये रहा। चलिए, तो कंप्यूटर में आ जाए, आपके पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन, मजाक कर रहा था, थोड़ी सी मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, जो एक्शन जो हमारे द्वारा परफॉर्म होते हैं, ह्यूमंस के द्वारा जो परफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। इवोल्यूशन करने की रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, इसके अंदर पॉपुलेशंस के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, जब हम कोई सी एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो किसी बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इवोल्यूशन आ गया, उसके अंदर चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से भाई वो दवाई अब काम नहीं कर रही है उस बैक्टीरिया पे। समझ में आया आपको? तो वही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि जो एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन जो है हमारे पास में, एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन जो है उसकी वजह से कौन कौन से, मतलब एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी। तो हमारी जो डार्विन फिंच जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, उसके बाद में जो बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है, हर्बिसाइड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला आएगा। ओके, उसके बाद में ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ड्रग रेजिस्टेंट, तो जहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स जो देते हैं हम, जिसके लिए वो रेजिस्टेंट हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में मेन क्रिएटिंग, अब देखो भाई मेन कर रहे हैं तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिक एक्शन तो आ ही जाएगा। ओके, तो मेन क्रिएटिंग ब्रीडिंग्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स। ओके, तो ये वाला तीनों ऑप्शन सही है, बी सी और डी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 132 पे, जो इवोल्यूशन चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। ओके, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने आपको ये जो हमारा 11th वाला वीडियो है उसमें ही बता दिया था, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें है मेनली, पर ये हमारा इकोलॉजी वाले सेक्शन जो है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है, पर थोड़ी सी छुपी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे उसको बताने वाला हूँ। तो ये पेज नंबर 234 पे लिखी हुई है कि जो निकोटीन, कैफीन, क्विनीन और जो ये सारे जो केमिकल्स है, जिनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये काई में काम कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं। काई में काम कर रहे हैं एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजिंग एंड ब्रेवर्स। ओके, तो इसका जो आ जाएगा डिफेंस करने का काम कर रहे हैं, डिफेंस एक्शन काम कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन जो है वो 12th का क्वेश्चन है। ओके, ना कि 11th का। जबकि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे हमारे दिमाग में आएगा, ओ ये क्वेश्चन तो कितना आसान सा दे दिया है, ये तो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर का है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स का नहीं है ये हमारा चैप्टर 12th का चैप्टर इको का है, इकोलॉजी का है। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो चेंज करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता रहता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस दो जगह चेंज कर दिया है। यहाँ पे CH4 CH3 कर दिया है, यहाँ पे 600 800 कर दिया है। तो हमको पता है भाई जो एस एन मिलर जो थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने CH4 यूज़ किया था, मीथेन को यूज़ किया था, हाइड्रोजन को यूज़ किया था, अमोनिया को यूज़ किया था और वाटर वेपर यूज़ किया था। 800 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ किया था। ओके, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 127 पे मिल जाएगा। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है स्नो ब्लाइंडनेस
स्नो ब्लाइंडनेस जो है इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि ये लाइन डायरेक्ट हमारे लास्ट वाले चैप्टर जो है उससे इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर से ली गई है, पेज नंबर 283 से ली गई है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन इसी जगह से दो क्वेश्चन बन गए। और मैंने फिर से बताया आपको, कितनी बार बताऊँ मैं आपको कि जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो मेनली भाई ब्रॉड लेटर्स जो दे रखे हैं उसमें ही पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर भी इसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया स्नो ब्लाइंडनेस, तो कुछ नहीं करना था आपको, है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे आने वाला है, इसके बाद ही आएगा या फिर आगे आएगा, तो मॉनिटर प्रोटोकॉल है वो वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिलहाल हम। तो यहाँ पे हाई डोज ऑफ यूवीबी जो अल्ट्रावायलेट बी है उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया हो रहा है, जिसके कारण हमारा हो रहा है स्नो ब्लाइंडनेस हो रहा है। तो इसका आंसर सीधा सेट आ जाएगा फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज था। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में बताया हुआ है। तो ट्रॉपिकल लेवल जो हमारे होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, हमको पता है कि सबसे नीचे जो आते हैं वो हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो सनलाइट की एनर्जी प्रोड्यूस करके ने फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा ग्रास आ जाएगा, ये तो आसान है हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन आ जाएगा, सी का आ जाएगा, फोर्थ वाला। और आप इस एक ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रुक जाओ, देखो सी वाले का आ जाएगा फोर्थ वाला, सी वाले का फोर्थ वाला कहाँ पे हमारे पास में, ये वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला, है ना, ठीक है। थर्ड वाला कैसे आएगा, क्योंकि जो ये सी वाला ऑप्शन जो है, सी वाले ऑप्शन में हमारे पास में ग्रासेस आ रही है। फर्स्ट ट्रॉपिकल जो लेवल है हमारे पास में उसमें जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ग्रास। और उसके बाद में सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स ग्रास है, सेकेंड में क्या रहेगा, उनको खाने वाला। अब उनके उसके लिए क्या रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या रहेगा, हर्बीवोर्स रहेगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो रहेंगे वो हमारे हर्बीवोर्स रहेंगे, ठीक है। तो हर्बीवोर्स यहाँ पर कौन सा है, क्रो है, वल्चर है कि रेबिट है, रेबिट है भैया। रेबिट क्या खाता है, गाजर खाता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा रेबिट। ओके, तो उसके बाद में उसको खाने वाला क्रो हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा हमारा वल्चर, ठीक है। तो वल्चर जो रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, टॉप पे। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा हमारा वल्चर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट लगाना था आपको बस। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको समझ के। अगर आपने समझा हुआ है इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से इसको सोल्व कर दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, मैंने बताया आपको मॉनिटरल प्रोटोकॉल पे आया था। मॉनिटरल प्रोटोकॉल काई के लिए हुआ था, बेसिकली किसके लिए हुआ था मॉनिटरल प्रोटोकॉल, ये हुआ था हमारे इमर्जिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। पूरी क्लियर लाइन लिखी हुई है, मॉनिटरल प्रोटोकॉल कंट्रोल्स द इमिशन ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन सब्सटेंस। ओके, तो ये आपको आंसर यहाँ पे फोर्थ वाला मिल जाएगा पेज नंबर 283 पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए कंप्यूटर महाशय, चलिए इसे बड़ा कीजिए, हाँ ओके बस, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मेज द फॉलोइंग बतानी है हमको। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, हमारा ह्यूमन कोरिनोइक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, HCG रिलीज करती है। ओके, और ये लाइन यहाँ पर NCERT की थर्ड चैप्टर में लिखी हुई है, और आपको ये लास्ट वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी 11th के, ओके 11th के चैप्टर में भी मिल जाएगी, और यहाँ पर भी मिल जाएगी पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53 पे ये लाइन लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर कट कि जो प्लेसेंटा वो सिक्रेट कर रही है हमारा कौन सा हार्मोन, ह्यूमन कोरिनोइक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर रही है, HCG। तो आप इस एक ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर हम बाकी नहीं पता है हमको, जैसे लेडिक सेल दे दिया अगर, तो लेडिक सेल क्या करता है, एंड्रोजन सिक्रेट करता है, ठीक है, लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रेट करता है। और हमारे पास में जो ये है बुली यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो क्या करेगी, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करेगी। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन नहीं था, और ये भी बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, तो आपने आई होप आपने कर दिया होगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो काई का क्वेश्चन है, बायो का ही क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन करते होंगे अरे ये एकदम से बायो में मैथ्स कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर से लिया गया है, 6 चैप्टर से लिया गया है, पेज नंबर 99 पे आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स के बारे में NCERT ने बहुत सारा समझा रखा है, और यहाँ पर उसका पूरा कैलकुलेशन खुद ने करके रखा है
कि हमारे पास में जो बेस पेयर जो हैं उसके बीच में हमारे पास में 0.3 नैनोमीटर्स की डिस्टेंस है। दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस है हमारे पास में। और टोटल कितने बेस पेयर है हमारे पास में? ऐसे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर से। ओके, तो हमारे पास में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 2.2 मीटर हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला आंसर इसका आ जाएगा। ओके, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ रखा है तो भी आप इसको कर सकते थे आसानी से, ठीक है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ी, मेरे को तो लगता है कि पता नहीं कैसे बना दिया इस क्वेश्चन को। यार ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकता है कोई? अब भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखना, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल? ग्रेफियन फॉलिकल से जो ओवम निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज की वजह से निकलता है। देखा, फंस गए ना? एलएच सर्ज की वजह से नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही उनने ऐसे दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है लो कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच, तो यहाँ पे आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में लो कंसेंट्रेशन ऑफ एफएसएच भी दे दिया उनने, तो भी आप अब फंस गए। आप क्या करोगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन और, आप अगर इसको डीपली अगर अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन जो है वो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से लिया है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल जो रहता है एंड स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन रीजनरेशन थ्रू प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन कौन करता है? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कौन करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन करता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे? एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है। ओके, तो ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ पर एक तरीके से जो प्रोलिफरेशन के लिए जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है? एस्ट्रोजन कर रहा है, ठीक है। एक चीज ये हो गई हमारे पास में। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि गोनेडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच जो है इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में ये बढ़ेगा, ठीक है, इतना समझ में आता है। उसके बाद स्टिमुलेट फोलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के इसके टाइम पे ये भी निकलेगा। तो और अगर आप वो डायग्राम भी देखोगे एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, अगर वो भी आप देखोगे तो वहाँ पर एलएच बढ़ा हुआ है, एफएसएच बढ़ा हुआ है और एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है, आपको नीचे की साइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आई थिंक जो आंसर जो आना चाहिए वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन आएगा, क्योंकि उन्होंने एलएच तो दे नहीं रखा है। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर हमारे थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो मैं बता रहा कि 12th में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे गए। अगर आपके दिमाग में क्लियर है वो बात तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन। 2 जनरेशन होनी चाहिए। हमारे पास में कंडीशन दे दी है, उसमें शर्त दी है कि भाई 2 जनरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 जनरेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम, किसमें 2 जनरेशन है। पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। हमारे पास में एक ट्री है हमारे पास में, वो एक जनरेशन हो गई, ठीक है। उस ट्री के अंदर हमारे पास में जैसे हमारे पास में एक ट्री है मान लो, ठीक है, वो एक जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब उस ट्री के अंदर जो पोलन ग्रेन जो है, उस ट्री के अंदर जो पोलन ग्रेन है उस ट्री के अंदर, उसकी भी तो एक जनरेशन रहेगी, वो सेकेंड जनरेशन रहेगी जो आगे जाके सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो इसका देख सकते हैं कि हम इसका आंसर जो ए वाला ऑप्शन है वो सही साइड है, ठीक है। अब सेकेंड आंसर देखते हैं कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमिट। जो मेल गेमिट रहता है वो अपना अकेला रहता है, जर्मिनेट करता है वो, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, सीड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर एक जो सीड रहता है वो भी एक ही जनरेशन रहेगी उसके अंदर, ठीक है। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक सेक इनसाइड द ओव्यूल। एम्ब्रियोनिक सेक जो रहता है वो हमारा ट्री के अंदर रहेगा। फिर से वही बात आ रही कि ट्री के अंदर हमारा एम्ब्रियोनिक सेक रहेगा, जो कि उसके अंदर क्या रहेगी, ओव्यूल रहेगी, और वो ओव्यूल बाद में आके सीड बनाएगा। तो हो गई कि नहीं हो गई 2 जनरेशन। तो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस था, अगर आपने इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया होगा तो आप कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से छोड़ने वाला था, क्योंकि माइनस मार्किंग भी करवा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में, सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा इसका ए एंड डी, ओके, क्योंकि इसमें 2 जनरेशन रहेगी एक ही बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से बीटी कॉटन के ऊपर क्वेश्चन आया। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं बीटी कॉटन के ऊपर, ठीक है। तो बीटी कॉटन
वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन ऑफ बेसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू, किसके लिए रेजिस्टेंट रहेगी वो, जब किसी के अंदर ये वाला बीटी कोटन जो रहेगा उसको कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको खा नहीं पाएगा। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिलस thuringiensis वाला जो ये बीटी कोटन बनाया हुआ है, जो बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि बीटी कोटन बनाया हुआ है, ये हमारा रहता है टारगेटेड पेस्ट के लिए। टारगेट पेस्ट जो है हमारे पास में उसके लिए रहता है, टारगेट पेस्ट के लिए रहता है। और ये रहता है इंसेक्ट स्पेसिफिक, तो इंसेक्ट पेस्ट जो रहता है इसका आंसर आ जाएगा इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, इससे हमारा पेज नंबर 209 पे आपको ये मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, चलिए फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन कौन सा रहेगा हमारा, हाँ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, अमीनो ग्लाइकोसाइड ऑफ टीआरएनए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड एक्टिवेट होएगा, उसके बाद जो है हमारा जो है टीआरएनए वो उससे बाइंड होएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 114 पे आपको ये मिल जाएगा अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एम्ब्रियोनिक सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने डिसअप्रूव्ड किया था एम्ब्रियोनिक सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोनिक सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो हमारा डिसअप्रूव्ड बाय हमारा कार्ल इर्न वॉन बेयर। तो इसका आ जाएगा हमारा थर्ड वाला आंसर। ओके, तो ये आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, पेज नंबर 129। ओके, आसान सा एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको वही एक आंसर भी, आप अगर एक ऑप्शन भी सही कर दोगे तो आपका पूरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि मेज द फॉलोइंग में दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिकम से याद कर सकते हो आप, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास में फर्स्ट का सेकंड किधर है, ये फोर्थ वाला। ओके, तो फोर्थ वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक से कर सकते हो। बाकी अगर हम बाकी भी देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो रहता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो रहता है वो हमारा साइक्लोस्पोरिन ए सिक्रेट करता है। उसके बाद में हम हमारा देखते हैं मोनोसा पुरपुरस देखते हैं। ठीक है, तो मोरपोरा पुरपुरस जो रहता है वो हमारा क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो बाकी आप इससे देख सकते हैं, बाकी सारा इधर ही पेज नंबर 183 पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, तो 7 क्या आ जाएगा इसका, 7 मिलियन आ जाएगा। ओके, 7 मिलियन आंसर है, बहुत ही आसान है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 259 पेज नंबर पे कि रॉबर्ट मे जो है उन्होंने क्या दिया था, 7 मिलियन स्पीसीज के बारे में बताया था कि ग्लोबल स्पीसीज जो होती है डाइवर्सिटी वो 7 मिलियन होती है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन दिए इसमें और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास में द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ई कोलाई R1 इज। ई कोलाई R1 जो है हमारे पास में ये क्या करता है, कहाँ से कट करेगा। ई कोलाई R1 जो है हमारे पास में वो डीएनए के कौन से स्पेसिफिक स्ट्रेन को कट करेगा, कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें हमारे पास में जो डायग्राम दे रखा है, हमारे पास में मैंने आपको बता रखा है जो डायग्राम जो दे रखा है, इसमें हमारे पास में क्या है GAATTC और CTTAAG, मतलब इसका उल्टा है, रिवर्स है ना, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। तो ये हमारे पास में जो पैलिंड्रोमिक जो है इसको क्या करेगा, ये ई कोलाई R1 जो रहेगा वो कट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास में C वाला आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यही की यही लाइन हमारे अगले पेज पे भी लिखी हुई है, 196 पेज नंबर पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम पे लिखी हुई है ये, और अगले पेज पे लाइन भी लिखी हुई है कि जो ई कोलाई जो है वो ये काम कर रहा है। ठीक है ना,
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। आसान सा क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल। देखो सब चीज़ें आसानी होती है, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है वो है इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बाय प्लांट, ओके, इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो भाई जब माइनस कर रहे हैं हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, तो हमेशा हमारे पास में जो नेट आएगी वो कमी आएगी, ग्रोथ से कमी आएगी, ठीक है ना, ग्रोथ से कमी आएगी। तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास में डी वाला आ जाएगा कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हमेशा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। मतलब सेम है क्या है? सेम कैसे होगी जब यहाँ पे इसको माइनस करके निकाल रहे हैं हम, तो सेम तो हो ही नहीं सकती। ग्रोस अलग चीज़ है और नेट जो है वो नेट होती है, पूरी के एक्चुअल अमाउंट ऑफ कितना है ना, ठीक है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमारे पास में रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन भी गलत है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो आप इस एक फॉर्मूले को देख के ही सारे ऑप्शंस को देख सकते हो। ये हमको मिल जाएगा पेज नंबर 243 पे, ओके। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। हमारे पास में जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें पूछा गया है कि जो आई जो है उसके बारे में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो स्टेटमेंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो यहाँ इसी लाइन से लिए गए हैं, सारे के सारे इसी लाइन से लिए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रोड्यूस टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। नो, दे डू नॉट प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ शुगर, ओके। सेम टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस नहीं करते, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं मेरे दोस्तों भाइयों, ठीक है ना। तो और उसके बाद में एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है ना। उसके बाद में जो सी वाला ऑप्शन है द जीन हैज 3 एलिल, जीन हैज 3 एलिल, सही है। जीन जो है, जो जीन आई है हैज 3 एलिल, ये वाला भी सही है। और हमारे पास में लास्ट वाला ऑप्शन जो है कि ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलिल, तो ये वाला भी सही है। देखो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन है कि एनी 2 ऑफ द 3 एलिल प्रोड्यूस इन प्रेजेंट इन ए पर्सन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिले हुए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये 77 पेज नंबर पे मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इस बार, और क्योंकि अभी जेनेटिक्स में बहुत सारी नई नई खोजें हो रही है, नई नई इवोल्यूशन होने वाला है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अधिकतर जो अब ड्रग्स जो आ रही है, जो मेडिसिन आ रही हैं, वो भी अब जेनेटिक बेसिस पे ही आ रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जो है सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करती है, कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे विजुअलाइज हो सकती है, किससे विजुअलाइज होगी भैया? हमारे पास में लिखी हुई है पेज नंबर 198 पे एनसीईआरटी की, कि जो इथिडियम ब्रोमाइड जो है स्टेन जो है जेल, वो एक्सपोज करेंगे जब हम यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे, तो वो हमारा क्या करेगा, हमको ब्राइट कलर का, ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए दिखेगा हमको, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो डी वाला आ जाएगा, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हेरिडियल ऑफ शीप की स्पीसीज दे रखी है। तो हमको बताना लगाना है कि किस तरीके से ये ब्रीडिंग करती है, तो इसका आंसर जो है वो हमारी एनसीईआरटी की 168 जो पेज नंबर है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई वो क्रॉस ब्रीडिंग करती है। जिसका टॉपिक है वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। देखो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो कौन कर रहा है, हमारा
हिजारडेल जो है वो न्यू स्पीसीज है, न्यू ब्रीडिंग स्पीसीज है शीप की, जो कि पंजाब में है, बाय क्रॉसिंग बीकानेर ईव इन मेरिनो रैम। ओके, तो ये हमारी नई स्पीसीज जो बनी है, जो कैसे बनी है, बीकानेर ईव और मेरिनो रैम से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, क्रॉस ब्रीडिंग से बनी हुई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 168 पे। तो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैच द फॉलोइंग दे रखा है हमारे पास में। तो इसमें जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, बेसिलस थुरिंजाइएंसिस। हमारे पास में बेसिलस थुरिंजाइएंसिस है। बेसिलस थुरिंजाइएंसिस कौन सा प्रोटीन सिक्रीट करता है, कौन सा प्रोटीन बनाता है? देखो हमारे पास में बेसिलस थुरिंजाइएंसिस मतलब बीटी कॉटन जो है, उसके ऊपर अभी तक चौथा क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, तो मैं बता रहा जेनेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंस आने वाला है हमारी लाइफ में अब, और कितना रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो बेसिलस थुरिंजाइएंसिस का हमारे पास में आ जाएगा क्रायोजीन। ठीक है, तो बेसिलस थुरिंजाइएंसिस है, इसका आ जाएगा हमारे पास में क्रायोजीन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 209 पे। ओके, और भी जगह पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो थर्मस एक्वेटिकस क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये हमारा पीसीआर में यूज हो रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना, हम इसके पहले क्वेश्चन में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मस एक्वेटिकस जो है वो क्या है, एक डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास में फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको एनसीईआरटी वाइज पूरा बताते जा रहे हैं कि एनसीईआरटी की ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, और ये हमारा नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट करना भी है हमको, है ना। तो उसके लिए हमको क्या डालेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या डालेंगे? तो यहाँ पर ब्रॉड लेटर में लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है, उसको हम कहीं में डालेंगे, एक्टिवेटेड स्लज को डालेंगे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है ना, तो ये क्या बताऊं यार अब तो आपको, ठीक है ना, आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। अब मैं ज़्यादा बार बोलूँगा तो आप बोलोगे कि ये तो बस एनसीईआरटी बता रहा है, पर भैया एनसीईआरटी से ये बोलते आते हैं क्वेश्चन, आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं कि एनसीईआरटी पढ़ा करो। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अलावा कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर सब यहीं पे ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 184 पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन आया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है ना, बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडीज। प्लाज्मोडियम जो रहता है वो मलेरिया कॉज करता है, और उसकी इन्फेक्शियस स्टेज जो रहती है वो कौन सी रहती है, वो रहती है स्पोरोजोइड जो रहती है उसकी इन्फेक्शियस स्टेज रहती है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 147 पे। मलेरिया जो है उसमें लिखा हुआ है कि मलेरिया इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस फॉर्म में वो इंटर करता है। ठीक है ना, तो ये लाइन लिखी हुई है मलेरिया में हमारे पास में पेज नंबर 147 पे। तो मलेरिया के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, आफ्टर जाइगोट बनने के बाद में सेकेंडरी oocyte बनता है। नो, सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो जाइगोट बनने के बाद नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम, ये बिल्कुल सही लाइन है। जब स्पर्म इंटर्स करता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा में, जब इंटर्स करता है, फ्यूजन होता है, जब इंटर करता है वो, तब क्या होता है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, पूरी क्लियर कट लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 52 पे लिखी हुई है, 3rd चैप्टर में लिखी हुई है ये लाइन। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड वाला, बाकी ऑप्शन तो जरूरत ही नहीं पड़ने की, ये इसी से इतने से काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमारा इंसुलिन पे दे रखा है। अब मैं आपको 11th में बता चुका हूँ इंसुलिन पे कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, डायबिटीज पे कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम इस पे देखते हैं कि इंसुलिन जो जेनेटिक्स में इंसुलिन का कैसे रोल बन रहा है, कि हम जेनेटिकली इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब किसी के अंदर डायबिटीज है किसी को, तो हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं उसको इंसुलिन का, और वो डायबिटीज से ठीक हो पा रहा है। ठीक है ना,
तो उसके लिए हम जेनेटिक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पहले उसको बेसिक समझना होगा कि इंसुलिन है क्या, जिसको हम बना रहे हैं तो वो है क्या, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में हमारे पास में पता है कि इंसुलिन में 3 चेन होती है, ए, बी और सी, जिसमें से जो ए और बी जो रहती है वो मेन चेन रहती है, और सी जो चेन रहती है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा चेन रहती है, जिसको हटाना पड़ता है अपने को, ठीक है ना। तो हमारे अंदर द फंक्शन ऑफ ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं भाइयों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इसमें रहता है हमारे पास में सल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड होता है, डायग्राम भी बना हुआ है आपके पास में, गोल गोल एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे 211 पेज नंबर पे डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो आ जाएगा वो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। बाकी हमको पता ही है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो ई कोलाई से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ई कोलाई से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। और मेन में इंसुलिन प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर ए, बी और सी चेन रहती है, फिर सी चेन टूट जाती है, उसके बाद में फंक्शनल इंसुलिन बनता है, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कोल्ड सी, वही चीज बार बार घुमा के दे रखी है उनने, तो यहाँ पे वही दे रखा है कि जो प्रो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो क्या रहता है, उसमें सी पेप्टाइड चेन होती है। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट जो जाएगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है। पेज नंबर 211 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी और अपडेट्स जानना चाहते हैं, और शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जान सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस नीट 2020 में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं हूं दिव्यांशु डाबी फ्रॉम आवर चैनल नेम इज इंट्यूशन बायोलॉजी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।